हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन चल रहा था, तो कल हम लोगों ने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा था, इन्फ्लेशन। आज हमारा टॉपिक होगा डिफ्लेशन। आज का टॉपिक क्या है? डिफ्लेशन, जिसे हम लोग कहते हैं अविस्फीति। क्या कहते हैं? अविस्फीति। इसी को हम लोग मुद्रा संकुचन भी कहते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। और अगर थोड़ा बहुत और कंफ्यूजन रह गया है तो बता दें, इसी को हम लोग कहते हैं मंदी। इसी को हम लोग कहते हैं मंदी या आर्थिक मंदी। क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आर्थिक मंदी। ये वो स्थिति होता है जब मुद्रास्फीति का दर 0% या नकारात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? नकारात्मक। ठीक है, देखिए किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए जो भी विकासशील देश हैं उनके लिए मुद्रास्फीति का रेंज 2 से 6% तक माना गया है कि अगर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति की दर 2 से 6% तक के रेंज में है तो समझिए कि वह देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, उसमें आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड या इससे कम मुद्रास्फीति की दर है तो आर्थिक विकास बाधित हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, जीडीपी गिरेगा। ठीक है, तो देखिए डिफ्लेशन क्या होता है, फिर से बोल रहे हैं, जब मुद्रास्फीति की दर 0% या नकारात्मक हो जाए। बात पच नहीं रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। चलिए फिर आगे बोलते हैं। जब मार्केट में हमारा मांग कम हो जाए और आपूर्ति ज्यादा हो जाए, है ना। कहने का मतलब कि हमारा डिमांड ज्यादा नहीं हो, हमारा डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा हो, तो वैसी स्थिति को हम लोग अविस्फीति डिफ्लेशन कहते हैं। जब पूरे देश में इस तरह की स्थिति आ जाती है तो उसी को हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं। और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होता है ये। पूछिए क्या होता है इसमें? होता इसमें ये है कि जब मांग कम है दोस्तों, मांग कम है, आपूर्ति ज्यादा है, तो क्या आएगा? वस्तु के मूल्य में कमी आ जाएगा। अब कहिएगा कैसे कमी आ जाएगा? तो आप ही बताइए कि कई बार आप देखते होंगे कि मार्केट में, कई बार न्यूज में भी सुना होगा आप लोगों ने कि कभी टमाटर काफी सस्ता मिल रहा है, किसानों को हानि हो गया है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, उसका मांग नहीं है बाजार में, कभी रोड पे फेंका हुआ मिलता है ना। क्योंकि आखिर लोग कितना टमाटर खाएगा, इतना ज्यादा उत्पादन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा उत्पादन होना भी अच्छा नहीं है। आप छोटा सा अपने घर में एग्जांपल लीजिए कि कोई फंक्शन अगर हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ है और वहां पे 100 आदमी का खाना बन जाए और मुश्किल से 10 आदमी आए, क्या होगा? बाकी का चीज मांग है ही नहीं, 10 आदमी मिलकर कितना खाएगा, तो रेस्ट का चीज तो बेकार चला जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोचिए कि आप गांव में जाकर के रिलायंस का मॉल खोल दीजिए, सिनेमा हॉल खोल दीजिए, वो चलेगा? टाउन में पॉपुलेशन ज्यादा है, कम्युनिकेशन का साधन ज्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या है? पैसा ज्यादा है, यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे लोग मार्केटिंग करेंगे। टाउन में हर जगह से लोग आ रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन टाउन का आदमी किसी पर्टिकुलर गांव में जाकर मार्केटिंग करेगा, वहां मॉल खोलेगा, तो गांव में कितना डिमांड होगा? कितना डिमांड होगा? क्या शहर से ज्यादा डिमांड है वहां पे? नहीं है। तो जाहिर सा बात है गांव में मॉल नहीं चलेगा। जो भी वहां पे प्रोड्यूसर होगा, जो उसको स्थापित करेगा, उसको लॉस होगा, अल्टीमेटली लॉस होगा। लॉस होगा, वो अपने कर्मचारी को पे नहीं कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा तो मॉल बंद हो जाएगा। तो ये स्थिति पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए कि जब पूरे भारत में आपका मांग कम हो गया और आपूर्ति ज्यादा है, तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति होगी। वस्तु के मूल्य में कमी आएगी, आएगी ना।
जब वस्तु के मूल्य में कमी आ जाएगी तो उत्पादक वर्ग क्या करेगा? उत्पादन कम कर देगा। उत्पादन क्या कर देगा? कम कर देगा। अब जब उत्पादन कम करेगा तो रोजगार में कमी आ जाएगी। किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम जाएगा तो एम्प्लॉय को तो कम करना ही पड़ेगा। यानी उत्पादन कम तो रोजगार कम, और रोजगार कम तो मतलब बेरोजगारी। रोजगार कम गया मतलब क्या? बेरोजगारी। और यही स्थिति कहला जाती है मंदी। में लिख रहा हूं, इसी को मंदी या आर्थिक मंदी भी कहते हैं। एक बार फिगर भी देख लूं, चलिए, ठीक है। तो ये स्थिति आर्थिक मंदी कहलाती है, ठीक है। तो इस मंदी से निपटने के लिए सरकार क्या करेगी? और यही मंदी आप लोग मेरे चैनल पे लाने का प्रयास ना करें, ठीक है। मार्केट में जैसे लिक्विडिटी बढ़ती है वैसे स्तंभ के इंप्रेशन को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा? हमारे चैनल के जो अर्थव्यवस्था है वो सही हो जाएगी। तो देर नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें कि मांग कम है, आपूर्ति, मांग कम है, आपूर्ति ज्यादा, तो मूल्य में हो गई है कमी। अब जब इस सिचुएशन से हमको निकलना है, ये तो एकदम क्लियर हो गया ना कि अब स्थिति क्या होता है, कंडीशन क्या है? मांग जो है आपूर्ति, मतलब मांग जो है हमारा कम है और आपूर्ति ज्यादा है। इसके कारण मंदी आया हुआ है। अगर इस मंदी से बाहर निकलना है तो हमको क्या करना होगा? ये जो मांग कम है, इस मांग को हमको बढ़ाना पड़ेगा। मांग को बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार और आरबीआई मिलकर क्या करेगी? मांग बढ़ाएगी। मांग कैसे बढ़ेगा? जब लोगों के पास धन लक्ष्मी आएगा। तो लोगों के पास लक्ष्मी कैसे आएगा? जब ब्याज दर में कमी किया जाएगा। जब ब्याज दर में कमी, बैंक लोन घटा देगी, सरकार टैक्स घटा देगी, सब्सिडी देना शुरू कर देगी, लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा। पैसा तो अस्थिर रहता नहीं है, लक्ष्मी चंचला होती है, उछल कूद तो पैसा मचाएगा, है ना। अब खाली हाथ मार्केट जा रहे हैं तो फिर खाली हाथ आएंगे, लेकिन पैकेट में अगर 1000 रुपया है तो नहीं भी भूख लगेगा तो कम से कम समोसा गुपचुप तो चल ही जाएगा। ऐसे भी आप सोचिए कि स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर स्टूडेंट, आजकल तो थोड़ा कम गया है, हम लोग के टाइम का बात बता रहे हैं, बहुत पहले का बात नहीं है। जब स्टूडेंट लाइफ में कोई स्टूडेंट होता है तो पूरे भारत का सफर वो बिना टिकट का भी कर लेता है। क्यों? नहीं है, और है भी तो उसको बचा के रखना है, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो टिकट कटाया भी तो जनरल का टिकट कटा करके पूरे भारत भ्रमण करके उड़ीसा तुड़ीसा साउथ वाउथ जहां गए घूम घाम के चले आए, एग्जाम दिए, एग्जाम अच्छा गया, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि घूम तो लिए, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि उस लड़के का अभी एग्जाम जो दिया, एग्जाम के बाद रिजल्ट हो गया, नौकरी लग गई। अब लड़का जहां भी जाएगा तो भाई उस जनरल में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये आ चुका है। पहले वही दूरी जा रहा था, फ्री में जा रहा था, या जनरल में जा रहा था, थोड़ा सीधा साधा लड़का था तो जनरल में जा रहा था। अब जब पैसा आ चुका है तो वो कहाँ जा रहा है? रिजर्वेशन में जा रहा है। थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह मिल गया तो भाई एसी में जा रहा है ना। प्रमोशन हो गया, प्लेन से जा रहा है। कोई कैसे लोग जनरल में जाता है? कैसे जाता है यार? जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम कैसे जाता था? खैर छोड़िए, बात हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ब्याज दर कमेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो पैसा उछल कूद मचाएगा, मांग को बढ़ा देगा, है ना। जब पैसा कम रहेगा तो कोई भी कपड़ा लेके चले आइएगा, लेकिन जैसे ही पैसा ज्यादा आएगा तो लगेगा कि पहनेंगे तो ब्रांड पहनेंगे, है ना। तो पहले जो कपड़ा हम 500 में ले रहे थे, अब चूंकि हाथ में रोकड़ा आ चुका है तो 1500 मिलेंगे। तो सरकार वही काम करती है कि ब्याज दर को घटा दो। अब आदमी को घर बनाना है, अगर होम लोन सस्ता हो जाए
तो वो लोन ले लेगा, पर्सनल लोन ले लेगा, होम लोन ले लेगा, टैक्स में कमी हो जाएगा, सब्सिडी मिलेगा तो उस सामान को लेगा। मांग बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? जब सरकार ने ब्याज दर को घटा दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, दो टर्म हम एक साथ कर रहे हैं। डिफ्लेशन जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, जब हमारा अर्थव्यवस्था 0% या नकारात्मक पे हमारी मुद्रास्फीति की दर चली जाए, उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। और इस डिफ्लेशन से निकलने का प्रयास जब हमारी गवर्नमेंट करती है, आरबीआई के साथ मिलकर करती है, हमारी सरकार और आरबीआई मिलकर इसको 0% से बढ़ा करके 2 से 6% के दर में लाने का प्रयास करती है, तो ये प्रयास कहलाता है रिफ्लेशन, जिसको कि हम लोग संस्फीति भी कहते हैं। ये पेपर का क्वेश्चन है सर। ठीक है, एक बार फिर से, डिफ्लेशन अविस्फीति वह स्थिति है, अविस्फीति वह स्थिति है जब मुद्रास्फीति की दर 0% या नकारात्मक हो जाए, और उस अविस्फीति से मुद्रास्फीति की दर को 2 से 6% मिलाने का प्रयास जब हमारी सरकार या आरबीआई करती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन, संस्फीति। उसमें क्या होता है कि सरकार जो मांग कम है उस मांग को बढ़ाती है। कैसे? ब्याज दर को घटाकर। ब्याज दर घट गया, सस्ते दर पे लोन मिलने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा, रुका हुआ काम चालू हो गया। अब होम लोन मिल गया, मकान बनाना चालू हुआ तो मकान में 10 मजदूर लग गए, 10 मजदूर को रोजगार मिल गया। सीमेंट, गिट्टी, बालू सब उन लोग सबों के हाथ में पैसा आने लगा। तो इस तरह से सरकार की ये पॉलिसी है, जिसके तहत हम कहां से? मुद्रा संकुचन से, मंदी से निकलते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कल था मुद्रास्फीति, है ना, आज हमारा इस हुआ अविस्फीति। ठीक है, अब एक टेक्निक चीज और आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसइंफ्लेशन, यानी कि अपस्फीति। अपस्फीति क्या है? देखिए, रिफ्लेशन भी क्या था? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया। हमारा जब डिफ्लेशन का कंडीशन आ गया, मतलब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक चली गई, 0% पे चली गई, तो उसको नियंत्रित करने के लिए रिफ्लेशन आया। अब अगर मुद्रास्फीति की दर 6% से बढ़, अभी तो 2 से नीचे 0 गई थी, अब अगर 6 से बढ़ जाए, 8 चल जाए, 10 चल जाए, 15 चल जाए, 20 चल जाए, तो मुद्रास्फीति तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस स्थिति पर नियंत्रण लगाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन ये क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने का तरीका है। इसको हम लोग कहते हैं अपस्फीति, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जब मुद्रास्फीति की दर 10% पे चली गई, 12% पे चली गई, 15% पे चली गई, सरकार इससे निकलने के लिए जो उपाय लगाती है वो लगाती है अपस्फीति यानी डिसइंफ्लेशन। इस डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? कैसे लगाएगी? तो पहले तो बाजार में वस्तु की आपूर्ति को क्या करो? बढ़ा दो। वस्तु की आपूर्ति को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, है ना। जब वस्तु की आपूर्ति अभी बहुत ज्यादा क्यों चला गया है? क्योंकि मांग हमारा ज्यादा है, आपूर्ति बहुत कम गया है। आपूर्ति जब बहुत कम गया है तो आपूर्ति को बढ़ा देंगे। आपूर्ति को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक मांग में क्या आएगी? कमी आएगी, मांग में कमी आएगी। दूसरी तरफ हम ब्याज दर भी बढ़ा देंगे। ब्याज दर क्या करेंगे? ब्याज दर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, ब्याज दर भी जब बढ़ जाएगा तो मांग में कमी आ जाएगी। इससे क्या होगा? जो प्राइस बहुत ज्यादा चल गया है वो धीरे धीरे कर कमेगी, है ना। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिसइंफ्लेशन। यानी अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे?
जब सरकार या आरबीआई मिलकर जानबूझकर मुद्रास्फीति को 10% से घटाकर 2 से 6% में लाने का प्रयास करती है तो वह स्थिति अपस्फीति कहलाती है। वह स्थिति अपस्फीति कहलाती है। यानी कि अब देख लीजिए एक चीज आप, अभी हम लोग पढ़े थे डिफ्लेशन। क्या पढ़े थे? डिफ्लेशन, जिसको हम लोग अस्फीति कहे थे। और एक कंडीशन आ रहा है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन यानी अपस्फीति। ठीक है, एक कंडीशन आ रहा है डिसइंफ्लेशन। ठीक है, तो क्या होता है, फिगर आ रहा है, चलिए सही है। तो क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अस्फीति में भी क्या होती है, वस्तु के मूल्य में क्या होती है, मूल्य में आ जाता है गिरावट। यहां पे क्या होता है, वस्तु के मूल्य में गिरावट होता है। ठीक है, और यहां क्या हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक जगह वस्तु के मूल्य में गिरावट, एक जगह वस्तु के मूल्य में वृद्धि। सॉरी, ये डिसइंफ्लेशन लिखा हूं, इन्फ्लेशन। ऐसा करते हैं, डिफरेंस पे हम लोग कल चर्चा करते हैं। स्याही भी साथ नहीं दे रहा है। फिलहाल हमारा 3 टॉपिक खत्म हो चुका है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। यानी पूरे बाजार की जो शक्ति है वो है मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब मांग कम हो, आपूर्ति ज्यादा हो, तो वो हमारा हो जाता है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन। और देखिए 3 कंडीशन में लिख देता हूं। एक होता है जब मांग कम है, आपूर्ति, ठीक है, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है। दूसरा कंडीशन हो जाएगा मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगा इन्फ्लेशन, ये कंडीशन हो जाएगा इन्फ्लेशन, ये कंडीशन हो जाएगा डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कीमत में हो जाएगा वृद्धि, डिफ्लेशन यानी कीमत में कमी। और जब दोनों बराबर होगा तो कीमत स्थिर। तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग यह चर्चा करेंगे कि आखिर डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी मुद्रास्फीति के प्रकार है, उसको हम लोग बात करेंगे, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।